नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए बुद्धा सिंह का अशांत मन। दरबान बुद्धा सिंह ने दीवार पर लगी घड़ी पर नजर डाली। रात के 11 बज चुके थे। इतनी रात बीत गई थी मगर एमएलए साहब अभी क्षेत्र के दौरे से नहीं लौटे थे। बुद्धा सिंह उन्हीं के आने की प्रतीक्षा में जाग रहा था। सुस्ती दूर करने के लिए उसने बीड़ी सुलगाई। जब इससे भी सुस्ती दूर ना हुई तो वह उठकर लॉन का चक्कर लगाने लगा। तभी मेन गेट पर किसी गाड़ी की हेडलाइट पड़ी। दरबान बुद्धा सिंह ने लपक कर गेट खोला। एमएलए साहब लौट आए थे। गाड़ी लॉन में आकर चरमरा कर रुक गई। एमएलए साहब गाड़ी से नीचे उतरे। वह पूरी तरह नशे में थे। लड़खड़ाते कदमों से वह ड्राइंग रूम की ओर चल दिए। पीछे की सीट से लंबी लंबी मूछों वाला एक भारी भरकम आदमी उतरा। उसके पीछे पीछे 17-18 साल की एक बेहद खूबसूरत युवती गाड़ी से उतरी। युवती की वेशभूषा साधारण थी और वह बेहद घबराई हुई दिखाई दे रही थी। कार से उतरकर उसने भयभीत हिरणी की भांति चारों ओर देखा। युवती को ठिठकता देख उस भारी भरकम आदमी ने उसे एमएलए साहब के पीछे पीछे चलने का संकेत दिया। युवती मंद मंद कदमों से चलने लगी। भय से उसका चेहरा पीला पड़ गया। युवती की मनोदशा देखकर दरबान बुद्धा सिंह समझ गया था कि युवती अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आई है, बल्कि उसे जबरदस्ती यहाँ लाया गया था। वह भारी भरकम आदमी शायद उसे यहाँ लेकर आया था। युवती को ड्राइंग रूम तक छोड़ने के बाद वह आदमी एमएलए साहब को अभिवादन करके चला गया था। दरबान बुद्धा सिंह की नींद और आलस्य दोनों काफूर हो गए। बेचैनी से वह लॉन में इधर उधर टहलने लगा। उसके अंदर विचारों का तूफान सा उठ रहा था। तभी उसे एमएलए साहब की आवाज सुनाई दी। वह उसे बुला रहे थे। अनमने भाव से बुद्धा सिंह ड्राइंग रूम में पहुंचा। एमएलए साहब ने स्कॉच विस्की लाने का आदेश दिया। मशीनी अंदाज में बुद्धा सिंह ने विस्की की बोतल, सोडा तथा गिलास मेज पर लाकर रख दिया। बुद्धा सिंह ने एक नजर उस युवती पर डाली। युवती सोफे पर घबराई हुई सी बैठी थी। युवती ने याचना भरी नजरों से बुद्धा सिंह की ओर देखा। बुद्धा सिंह अंधेरे में उस युवती को ठीक से देख नहीं पाया था। अब उजाले में गौर से उसने उस युवती का चेहरा देखा तो उसे युवती की शक्ल हूबहू उसकी बेटी गौरी जैसी थी। एक पल के लिए तो बुद्धा सिंह का सिर चकरा गया, परंतु दूसरे ही क्षण उसने अपने विचारों को झटक दिया था और ड्राइंग रूम से वापस लौट आया था। उस युवती का कातर निगाहें दूर तक उसका पीछा करती रही। बुद्धा सिंह अपने कमरे में आकर चारपाई पर लेट गया। कंबल को सीने तक ओढ़कर उसने सोने की कोशिश की, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वह जब भी सोने की कोशिश करता, उस अनजान लड़की का मासूम चेहरा सामने आ जाता। उसका चेहरा गौरी से कितना मिलता जुलता था। उसके चेहरे ने बुद्धा सिंह के सीने में दफन वर्षों पुरानी गौरी की यादों को ताजा कर दिया। वह अपने अंदर एक अनजानी सी बेचैनी, एक अनजाना सा दर्द महसूस कर रहा था। बुद्धा सिंह को जब काफी कोशिशों के बाद भी नींद नहीं आई तो वह उठकर बाहर टहलने लगा। वह कोठी की चार दीवारी के सहारे टहलता टहलता काफी दूर निकल गया। उसने एक नजर कोठी पर डाली। चांदनी रात में सफेद पत्थर की बनी यह कोठी काफी आलीशान दिखाई दे रही थी। यह कोठी एमएलए साहब के पिताजी ठाकुर मानवर्धन सिंह ने आज से 50 साल पहले बनवाई थी। ठाकुर मानवर्धन इस इलाके के जमींदार थे। ऊंची कद काठी, चौड़ा सीना, बड़ी बड़ी मूछें, व्यक्तित्व तो बड़ा प्रभावशाली था। बुद्धा सिंह जमींदार साहब का खास लठैत था। आसपास के 10-5 गांवों में बुद्धा सिंह की सानी का कोई लठैत नहीं था। चौहद्दी में उसकी तूती बोलती थी। ठाकुर मनमर्दन सिंह बुद्धि सिंह को बहुत मानते थे। वह जहां जाते थे बुद्धा सिंह हमेशा साये की तरह उनके साथ रहता था। बुद्धा सिंह अच्छा लठैत होने के साथ साथ नामी पहलवान भी था। गांव के मेले में होने वाले दंगल में हमेशा कुश्ती वही जीतता था।
दंगल में आसपास के कई गांवों के लोग इकट्ठे होते थे। बड़े ठाकुर आसपास के इलाकों के कई जिम्मेदारों को भी दंगल में कुश्ती देखने के लिए आमंत्रित करते थे। उन सब के बीच जब कुश्ती जीतकर झूमता हुआ बुद्धा सिंह ठाकुर मानमर्दन के पैर छूता था तो ठाकुर का सीना फूलकर और चौड़ा हो जाता था। वह वहां मौजूद जमींदारों के सामने बड़ी शान से बुद्धा सिंह की दिलेरी और बहादुरी की तारीफ करते थे। बुद्धा सिंह को बड़े ठाकुर की ओर से खाने पीने की पूरी छूट थी। बड़े ठाकुर का खास आदमी होने के कारण उसका बड़ा मान और रुतबा था। वह बड़ा खुश था। बुद्धा सिंह का परिवार बड़ा छोटा था। उसके परिवार में वह था, उसकी पत्नी और एक बेटी थी गौरी। बड़ी मिन्नतों मुरादों के बाद उनके यहाँ गौरी का जन्म हुआ था। इसलिए पति पत्नी गौरी को बहुत प्यार करते थे। गौरी 17 बसंत पार कर जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। लंबी छरहरी तथा बड़ी बड़ी आंखों वाली गौरी बड़ी रूपवती थी। गौरी जितनी सुंदर थी उसका स्वभाव भी उतना ही अच्छा था। चंचल हिरणी की तरह वह पूरे गांव में विचरती रहती थी। बच्चे, बालक, बूढ़े सभी से उसका हेलमेल था। वह पूरे गांव की चहेती थी। यौवन भार से लदी रूप सी गौरी जिधर से निकलती लोग उसे निहारते ही रह जाते। मगर जमींदार के लठैत की लड़की होने के कारण किसी की हिम्मत नहीं थी कि गौरी को बुरी नजर से देखता। ठाकुर मानमर्दन सिंह बड़े ही नेक और दयालु स्वभाव के थे। प्रजा के दिल में उनका बड़ा सम्मान था। वे पूरे इलाके में बड़े ठाकुर के नाम से मशहूर थे। उनका एक छोटा भाई था जिसका नाम रणजय सिंह था। लोग उसे छोटे ठाकुर कहते थे। छोटे ठाकुर का स्वभाव बड़े ठाकुर से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। वह बड़े मनचले स्वभाव और अयाज किस्म के जीव थे। गांव और इलाके की बहु बेटियों को वह अपनी जागीर समझते थे। बड़े ठाकुर ने उन्हें पढ़ाने लिखाने की काफी कोशिश की थी, मगर कोई फायदा नहीं हुआ था। छोटे ठाकुर का पढ़ने लिखने में मन नहीं लगा था। शिकार करना और दोस्तों के साथ इधर उधर मटरगश्ती करना यही उनका शौक था। अगर छोटे के चरित्र में कोई विशेषता थी तो यह कि वह बड़े ठाकुर का बड़ा सम्मान करते थे। बड़े ठाकुर भी अपने छोटे भाई को बहुत चाहते थे। इसलिए वे जानबूझकर उनकी गलतियों को नजरअंदाज कर देते थे। काफी दिनों से गौरी का उफनता यौवन छोटे ठाकुर की नजरों में चढ़ा हुआ था। वे जब भी अल्हड़ गौरी के गुदाज जिस्म को देखते आहे भरकर रह जाते। वे जानते थे कि बड़े ठाकुर बुद्धा सिंह को कितना मानते हैं, इसलिए गौरी से छेड़छाड़ करने में डरते थे। मगर उनके मन में गौरी के शरीर को पाने की चाहत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। आषाढ़ खत्म हो गया था और सावन का महीना आ गया था। गांव-गांव में दंगलों का आयोजन हो रहा था। बड़े ठाकुर ने इसे सुनहरा मौका समझा। उस दिन जब गौरी नदी से पानी लेने आई तो उन्होंने किसी बहाने उसे अपने बाग में बुला लिया तथा जी भरकर मासूम गौरी के अनछुए शरीर से अपनी वासना की प्यास बुझाई। बाद में इस भय से गौरी कहीं उनका भेद न खोल दे, उन्होंने दोस्तों की मदद से गौरी की हत्या कर दी थी। अगले दिन गौरी की छत छत लाश जंगल में पड़ी मिली थी। गांव वाले गौरी की लाश को उठाकर घर ले गए थे। हंसती खेलती गौरी की लाश देखकर गौरी की माँ दहाड़ मारकर जमीन पर गिर पड़ी थी। वह ऐसी गिरी कि फिर न उठ सकी। गांव वालों ने जब उसे होश में लाने की कोशिश की तो पता चला कि उसकी जीवन लीला ही समाप्त हो चुकी थी। गांव से लोग बुद्धा सिंह को बुलाने दौड़ पड़े। शाम को जब बुद्धा सिंह घर पहुंचा, उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। उसके आंगन में उसकी पत्नी और बेटी की लाश पड़ी थी। बुद्धा सिंह लाशों से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ा। किसी तरह गांव वालों ने दोनों का अंतिम संस्कार संपन्न करवाया था। अंतिम संस्कार के बाद बड़े ठाकुर बुद्धा सिंह को हवेली ले गए थे। बुद्धा सिंह बड़े ठाकुर के पैरों में लिपट कर फूट फूट कर रो रहा था। उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बड़े ठाकुर ने भी बुद्धा सिंह को चुप कराने का कोई प्रयत्न नहीं किया था। जब जी भर रोने धोने के बाद वह शांत हो गया तो बड़े ठाकुर उसके चेहरे पर नजर गड़ाते हुए बोले, बुद्धा सिंह, मुझे पता चल गया है कि गौरी का कातिल कौन है। क्या?
कौन है? बुद्धा सिंह उछल पड़ा। वह चीखा, जल्दी उसका नाम बताओ मालिक, मैं उसका खून पी जाऊंगा। यही बताने के लिए मैं तुम्हें अपने साथ लाया हूँ बुद्धा सिंह, आओ मेरे पीछे पीछे आओ। यह कहकर बड़े ठाकुर उठकर बाहर की ओर चल दिए। बुद्धा सिंह भी उनके पीछे पीछे चल दिया था। गांव के पश्चिम में नदी के किनारे ठाकुर परिवार की कुल देवी का एक पुराना मंदिर था। उस मंदिर में ठाकुर परिवार के अलावा और कोई नहीं जाता था। बड़े ठाकुर बुद्धा सिंह को लेकर मंदिर पहुंच गए थे। बुद्धा सिंह को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि बड़े ठाकुर उसे मंदिर क्यों लाए हैं। बड़े ठाकुर ने मंदिर खोलकर बुद्धा सिंह की कुल देवी की मूर्ति के सामने बैठने का आदेश दिया। बुद्धा सिंह की उत्सुकता चरम सीमा पर पहुंच गई थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि बड़े ठाकुर क्या करने वाले हैं। बड़े ठाकुर कुछ क्षण तक बुद्धा सिंह की ओर एकटक देखते रहे, फिर सपाट स्वर में बोले, बुद्धा सिंह, गौरी की हत्या छोटे ठाकुर ने की है क्या? क्षण भर के लिए बुद्धा सिंह सन्नाटे में आ गया था। फिर वह चीखा, मैं छोटे ठाकुर को नहीं छोड़ूंगा मालिक, बाद में आप चाहे मुझे कोल्हू में पिसवा देना। बुद्धा सिंह ने झपट कर अपनी लाठी उठाई थी। ठहरो बुद्धा सिंह, मंदिर में बड़े ठाकुर का गंभीरता स्वर गूंजा था। बड़े ठाकुर के शब्दों में पता नहीं क्या जादू था कि बुद्धा सिंह के पैर वहीं के वहीं रुक गए थे। प्रश्नवाचक निगाहों से उसने बड़े ठाकुर की ओर देखा। बैठ जाओ बुद्धा सिंह, बड़े ठाकुर ने उसी गंभीरता के साथ कहा था। मशीनी अंदाज में बुद्धा सिंह बैठ गया। बड़े ठाकुर बुद्धा सिंह के कुछ और समीप आ गए थे। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, बुद्धा सिंह, तुम ठाकुर को मारना चाहते हो तो जरूर मार डालना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, परंतु जाने से पहले मेरी बात सुनते जाओ। बुद्धा सिंह ने हैरानी से बड़े ठाकुर की ओर देखा। उसकी आंखों में सैकड़ों सवाल उभर आए थे। बड़े ठाकुर एक गहरी श्वास लेकर बोले, बुद्धा सिंह, यह तो तुम जानते ही हो कि इलाके के लोगों में ठाकुर परिवार का कितना मान है। लोग ठाकुर परिवार को भगवान की तरह पूजते हैं। अभी लोग गौरी की मौत को एक हादसा मान रहे हैं। अगर तुमने छोटे ठाकुर को मारने की कोशिश की तो लोगों की सारी बातें पता चल जाएंगी और ठाकुर परिवार की प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। लोग ठाकुर परिवार के नाम पर थू थू करेंगे। मैं यह दिन देखने से पहले ही अपनी जान दे दूंगा। अब मेरी जिंदगी और ठाकुर परिवार की लाज तुम्हारे हाथ में है बुद्धा सिंह, तुम चाहे इसे बचा लो और चाहे ठोकर मार दो। यह कहकर बड़े ठाकुर ने अपने सिर से पगड़ी उतारकर बुद्धा सिंह के कदमों में रख दी। बुद्धा सिंह मंदिर में सन्न खड़ा था। कभी वह ठाकुर की ओर देखता और कभी उनकी पगड़ी की ओर। वह बड़े ठाकुर के बारे में सोचने लगा। बुद्धा सिंह बचपन में ही अनाथ हो गया था। बड़े ठाकुर की हवेली में ही खा पी कर वह बड़ा हुआ था। यह मान, यह रुतबा, रुपया पैसा और यहाँ तक कि उसका यह शरीर सब बड़े ठाकुर का ही दिया हुआ था। बड़े ठाकुर के एहसानों तले उसका रोम रोम दबा हुआ था। वही बड़े ठाकुर आज चायक बने उसके सामने खड़े थे। क्या वह बड़े ठाकुर की पगड़ी को ठोकर मार पाएगा? बुद्धा सिंह ने अपने आप से सवाल किया था, नहीं नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता। उसका अंतर्मन चित्कार कर उठा। उसने सोचा कि छोटे ठाकुर के पाप की सजा बड़े ठाकुर को क्यों दी जाए। अगर बड़े ठाकुर चाहते तो गौरी की हत्या की बात आसानी से छिपा सकते थे। उसे जिंदगी भर इस बात की भनक तक नहीं लग पाती कि गौरी की हत्या छोटे ठाकुर ने की थी। गांव में किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी जो ठाकुर परिवार के खिलाफ जुबान खोलता, मगर बड़े ठाकुर ने सारी बात उसे बताकर निर्णय उसके ऊपर छोड़ दिया था। वह जानता था कि बड़े ठाकुर बात के पक्के हैं। अगर उनके परिवार की बदनामी हुई तो वह निश्चित रूप से अपनी जान दे देंगे। नहीं, वह ऐसा नहीं होने देगा। वह बड़े ठाकुर की मौत का कारण नहीं बनेगा। उसने अपने मन में तय कर लिया।
उसने ठाकुर की पगड़ी उठाकर उनके सिर पर रख दी और बोला, पगड़ी पहन लीजिए बड़े ठाकुर, मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। तो तुम कुल देवी की मूर्ति पर हाथ रखकर सौगंध खाओ कि तुम जिंदगी भर इसी तरह ठाकुर परिवार के प्रति वफादार बने रहोगे। बड़े ठाकुर ने भाव विहल स्वर में कहा था। बुद्धा सिंह ने आदेश का पालन किया था। उसने कुल देवी को साक्षी मानकर जीवन भर ठाकुर परिवार के प्रति वफादार रहने की कसम खाई थी। बड़े ठाकुर ने आगे बढ़कर बुद्धा सिंह को बाहों में भर लिया था। उनकी आंखों से झरझर आंसू गिर रहे थे। बुद्धा सिंह के मन का ज्वालामुखी बड़े ठाकुर के आंसुओं की शीतलता पाकर शांत हो गया था। देवयोग से इसके 6 महीने बाद ही गांव में फैले हैजे में छोटे ठाकुर का देहांत हो गया था। प्रकृति ने शायद उन्हें उनके पापों की सजा दे दी थी। बुद्धा सिंह के मन का कांटा निकल गया था और वह पूरी निष्ठा से ठाकुर परिवार की सेवा में जुट गया था। इसके कुछ समय बाद देश आजाद हो गया और पूरे देश से जमींदार प्रथा खत्म कर दी गई। जमींदारी चली जाने के बाद भी ठाकुर परिवार की शान शौकत और ठाठ बाट में कोई कमी नहीं आई थी। बड़े ठाकुर बड़ी सूझबूझ वाले व्यक्ति थे। जमींदारी खत्म होते ही उन्होंने कपड़े की मिल खोल ली थी, जो खूब चल निकली थी। दूसरे चुनाव में बड़े ठाकुर एमएलए के लिए खड़े हुए थे और भारी मतों से जीते थे। वह लगातार 3 बार एमएलए रहे। उनकी शान शौकत पहले से भी कई गुना बढ़ गई थी। अब उन्होंने शहर में भी आलीशान कोठी बनवा ली थी। बड़े ठाकुर की मृत्यु के बाद उनका लड़का अभय प्रताप सिंह एमएलए बना था। अभय प्रताप सिंह का व्यक्तित्व तो बड़े ठाकुर की तरह ही आकर्षक और प्रभावशाली था, मगर उसका स्वभाव बड़े ठाकुर के बिल्कुल विपरीत था। वह बड़ा तिकड़मबाज और अय्याश प्रवृत्ति का था। अय्याशी का वह गुण शायद उसने अपने चाचा छोटे ठाकुर से विरासत में पाया था। पहली बार एमएलए बनने पर तो वह कुछ ठीक रहा, मगर दूसरी बार एमएलए बनते ही उसकी अय्याशी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। एमएलए साहब का पूरा परिवार शहर में बनी कोठी में रहता था, मगर वह अक्सर गांव की इस कोठी में रातें बिताते थे। उनकी सुरक्षा के लिए उनके साथ यहाँ केवल बुद्धा सिंह रहता था। कोठी में एमएलए साहब की रातें रंगीन करने के लिए अक्सर नई नई लड़कियां लाई जाती थी। कुछ लड़कियां अपनी मर्जी से आती थी, मगर कुछ को एमएलए साहब के गुंडे जबरदस्ती उठाकर लाते थे। रात के अंधेरे में वह काम इतनी खूबी से होता था कि किसी को इसकी कानो कान खबर नहीं हो पाती थी। सुबह उठते ही एमएलए साहब फिर समाज सेवा और शालीनता का लबादा ओढ़ लेते थे। अक्सर रात के सन्नाटे में एमएलए साहब के बेडरूम से चूड़ियों की खनखनाहट, आपस की उठापटक, घूटी घूटी सिसकारियां और चीखें गूंजती। बुद्धा सिंह रोज मासूम लड़कियों को बेकसूर गायों की तरह जब होते देखता, मगर बुद्धा सिंह का व्यक्तित्व तो मानो अस्तित्वहीन बनकर रह गया था। उसे न बेबस लड़कियों की चीखें सुनाई देती और न ही छटपटाहट। कुल देवी के सामने ली गई सौगंध के कारण वह सब कुछ देखते सुनते हुए भी बहरा, अंधा और गूंगा बन गया था। उसके होठ पत्थर के हो गए थे, जो अत्याचार को देखकर भी कुछ नहीं बोलते थे। एमएलए अभय प्रताप सिंह के साथ रहते बुद्धा सिंह को 7 वर्ष हो गए थे। इन 7 सालों में उसने बहुत कुछ भोगा और सहा था, मगर उसने ऐसी बेचैनी कभी अनुभव नहीं की थी जैसी आज अनुभव कर रहा था। उसने बुद्धा सिंह के पूरे अस्तित्व को झकझोर के रख दिया था। मन को लाख संयत करने के बावजूद वह लगातार उसी के बारे में सोचे जा रहा था। बुद्धा सिंह ने आकाश की ओर देखा। चंद्रमा सिर पर आ गया था। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। सर्दी बढ़ती जा रही थी। बुद्धा सिंह अपने क्वार्टर की ओर चल दिया। अपने क्वार्टर में आकर बुद्धा सिंह अभी चरपाई पर बैठा ही था कि एमएलए साहब के कमरे में किसी चीज के गिरने की आवाज आई। फिर उसी लड़की की चीख सुनाई पड़ी, बापू बचाओ, यह राक्षस मेरी इज्जत लूट रहा है। इस चीख ने बुद्धा सिंह के अशांत मन को हिलाकर रख दिया। उसे ऐसा लगा मानो उसे उसकी गौरी रक्षा के लिए पुकार रही है। चीख फिर गूंजी थी। अब बुद्धा सिंह की सहनशीलता जवाब दे गई।
क्षण भर में उसने कुलदेवी की सौगंध के चक्रव्यूह को खंड खंड कर डाला था। गोली जैसी रफ्तार से वह उस लड़की की अस्मत बचाने के लिए दौड़ रहा था। मुद्दासी के अंदर लठैत जाग चुका था। उसने एक ही धक्के में बेडरूम का दरवाजा तोड़ डाला। क्या है? एमएलए साहब ने चौंक कर मुद्दासी से पूछा था। इस लड़की को छोड़ दो एमएलए साहब, मुद्दासी कड़क कर बोला था। क्या बकता है बुड्ढे, जाकर अपना काम कर। मेरी रोटियों पर पलता है और मुझे को आंखें दिखाता है। एमएलए साहब आंखें तरते हुए बोले थे। मुद्दासी चीते जैसी फुर्ती से एमएलए साहब पर झपटा था। उसने एमएलए साहब को उठाकर जमीन पर पटक दिया था। लड़की उनके बंधन से आजाद हो गई थी। एमएलए अभय प्रताप सिंह बिलासी जरूर था, मगर उसका शरीर बड़ा ताकतवर था। गुस्से में उतने ही पूरी ताकत से मुद्दासी को जोर से धक्का दिया था। मुद्दासी का सिर दीवार से टकराया था। मुद्दासी क्षण भर के लिए चेतना शून्य हो गया। इसके बाद अभय प्रताप सिंह लड़की की ओर झपटा था। एक ही झटके में उसने लड़की का ब्लाउज उसके शरीर से नोचकर जमीन पर फेंक दिया था। बापू बचाओ! लड़की की चीख फिर गूंजी थी। उसने कातर निगाहों से मुद्दासी की तरफ देखा था। मुद्दासी को ऐसा महसूस हुआ था कि जैसे किसी ने उसकी बेटी गौरी को भरे बाजार में नंगा कर दिया है और वह रक्षा के लिए पुकार रही है। गुस्से की अधिकता के कारण मुद्दासी की कनपटियां लाल हो गई। उसके शरीर का पूरा रक्त मानो उसके चेहरे में सिमट आया। उसने कमर में खोसा अपना छुरा निकाला और पूरी ताकत से उसे एमएलए अभय प्रताप सिंह के पेट में घुसेड़ दिया। एमएलए अभय प्रताप सिंह के मुंह से एक भयानक चीख निकली। कुछ क्षण में छटपटाए, फिर उनका शरीर शांत हो गया। वह दम तोड़ गए थे। लड़की भय के मारे पीपल के पत्ते की समान थर थर कांप रही थी। मुद्दासी लड़की को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद थाने में हाजिर हो गया था। अगले दिन सभी समाचार पत्रों ने सुर्खियों में यह खबर छपी थी कि एमएलए अभय प्रताप सिंह की उनके दरबान ने ही नृशंस हत्या कर दी। पूरे क्षेत्र में यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई थी। लोग तरह तरह की अटकलें लगा रहे थे। उधर जिले के सारे आला अफसर थाना में जमा थे। पुलिस मुद्दासी से तरह तरह के सवाल पूछ रही थी, मगर मुद्दासी हर बार रटा रटाया एक ही जवाब दे रहा था कि उसने पूरे होशो हवास में एमएलए अभय प्रताप सिंह की हत्या की है। इससे आगे वह कुछ नहीं बोलता था। पुलिस पूछ पूछ कर हार गई थी, मगर मुद्दासी ने उस रात की घटना के बारे में किसी को एक शब्द तक नहीं बताया था। एक मासूम लड़की की अस्मत बचाने के लिए उसने कुलदेवी की सौगंध को जरूर तोड़ा था, मगर बड़े ठाकुर की प्रतिष्ठा का शायद उसे अब भी ख्याल था। वह एमएलए अभय प्रताप सिंह की काली करतूतें बताकर बड़े ठाकुर के परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं करना चाहता था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।